सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं को नेहा शर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। तो दीपा जी, अब ये तो नहीं पूछेंगे कि आप कैसी हैं, क्योंकि आप व्यस्त होंगी, हमें पता है। दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाइयां चल रही हैं। नेहा, मैं क्या, मुझे लगता है शायद हर महिला इस वक्त तो व्यस्त होगी। व्यस्त तो बहुत होंगी, और इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज हमारे सभी श्रोताओं से, सभी सखियों से, कि इस व्यस्तता को कैसे कम किया जा सकता है। अगर हमारी सखियां और श्रोता हमें इसके बारे में कोई टिप्स दे सके हमारे फेसबुक पेज के जरिए, तो वो टिप्स भी शायद हमारे काम आ जाएगी। बिल्कुल। तो वो अच्छी बातें और जो उनके दिमाग में आता है, वो ऐसी सारी जो भी जानकारी वो शेयर करना चाहते हैं, तो हमें फेसबुक के जरिए बताते चले। बिल्कुल। और हम आज जो जानकारी उनके लिए लेकर आए हैं, उनमें सखी विशेष में हम बात करेंगे शहनाई वादिका बागेश्वरी कमर की। साथ ही आज आजाद हिंद दिवस है, तो उसके बारे में भी बात होगी। और पर्यटन स्थल में कहाँ लेके जा रही हैं आज आप हमें? आज हम चलेंगे, मुंबई से करीब ही जगह है मुरुड, तो वहां की सैर करेंगे। बिल्कुल। और आज साथ में ही एक दिवस और भी है, बहुत ही खास दिवस, विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस। तो इसके बारे में भी बातें होंगी। तो आप ये बताइए दीपा जी कि पहले हम किस बारे में बात करें? पहले हम आजाद हिंद दिवस के बारे में बात करें। बिल्कुल। एक जब देश का नाम आए तो सबसे पहले देश का नाम ही लेना चाहिए। वो जज्बा कुछ निकल के आ जाता है ना। तो ये आज़ाद हिंद दिवस के बारे में अगर हम बात करें, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना तो पहले से ही हुई थी, लेकिन उनके नेतृत्व में देश की आज़ादी में इस फौज ने अपना बहुत योगदान दिया। और आज ही की तारीख यानी 21 अक्टूबर सन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, आप बताइए। इसके लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज के जो सेनापति के अधिकार से स्वतंत्र भारत को, जो कि एक अस्थायी सरकार दी जी, उसकी स्थापना की और उसका नाम दिया आजाद हिंद सरकार जी। और उसी की याद में आज का दिन जो है आजाद हिंद दिवस के रूप में हम मनाते हैं। बिल्कुल। और इस सरकार को उस समय कुछ देशों की ओर से मान्यता भी मिल गई थी। इन देशों में जापान, जर्मनी, कोरिया, इटली, चीन आदि शामिल हैं। और इस सरकार के जो मुख्य पद थे, जैसे प्रधानमंत्री का पद और इस तरह के जो मुख्य पद थे, वो नेताजी ने ही संभाला था। और इसका जो गठन उन्होंने किया, इसके पीछे उनका एक उद्देश्य था कि स्वतंत्र भारत की स्थापना हो। बिल्कुल। और उनका ये मानना था नेहा कि हमें आज़ादी देखो यूं ही तो नहीं मिल जाएगी, उसे हासिल करने के लिए एक लड़ाई लड़नी होगी, एक जंग लड़नी होगी। तो नेताजी ने बाद में भारत लौटकर लोगों को स्वाधीनता की लड़ाई ये लड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया। ये बहुत बड़ा उनका योगदान है। और सब जानते हैं, वो तो प्रसिद्ध है उनका नारा, जो उन्होंने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बज गया बिगुल दीवानो चलते चलो, बज गया बिगुल दीवानो चलते चलो, मंजिल की तरफ मस्तानो चलते चलो, मंजिल की तरफ मस्तानो चलते चलो। आजादी अपना हक जब तक न मिले तब तक, आजादी के परवानों चलते चलो। आजादी अपना हक जब तक न मिले तब तक, आजादी के परवानों
न झन 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 करो अग्नि वीणा, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना ये जीना, क्या जीना। लाठी चले या गोली तुम न डरो, लाठी चले या गोली तुम न डरो। शमशीर हो देश की तुम, तकदीर हो देश की तुम, बोलो इनकलाब की बोली तुम न डरो। शमशीर हो देश की तुम, तकदीर हो देश की तुम, बोलो इनकलाब की बोली तुम न डरो। झंकर झंकर झनन झन झन झंकर अग्नि वीणा, आजाद हो के बंधुओं जियो ये जीना, क्या जीना ये जीना, क्या जीना। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 22 अक्टूबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखिए, रविवार 24 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। तो हमें लगता है कि हमारे सभी श्रोता अपने जो विचार हैं वो जरूर साझा करेंगे ताकि मन की बात का हिस्सा बन सके वो। बिल्कुल। और नेहा, एक चीज मैं सोच रही थी। जी बताइए। स्वाधीनता की जो भावना है ये तो रही है उस वक्त जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो हर एक के मन में यही रहता था, नौजवानों के मन में और सभी के मन में, कि कैसे हमें ये आजादी हमें मिले। और इसी तरह से वहां पे जैसे सब हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे, आज ये जो युग है यहाँ पे महिलाएं चाहती है कि मैं आत्मनिर्भर बन जाऊं। हाँ। है ना, सभी चाह रहे हैं, लेकिन हर एक औरत में ये जज्बा है कि मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं। आजकल लड़कियां भी जब पढ़ती 18-19 साल के बाद जब वो कॉलेज में आ जाती है तो उनकी बातों में ये आ जाता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। नहीं, ये तुम्हें फर्क लगता है बातों में उनके, और जो परिवर्तन को नहीं महसूस कर रही हो? बिल्कुल, और ये परिवर्तन बहुत जरूरी भी है क्योंकि महिलाएं भी अब पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर जगह हैं, हर जगह वो हैं, और महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए बहुत सी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। बिल्कुल। साथ ही महिलाएं जो है, अगर वो खुद कोशिश नहीं करती किसी चीज में आगे बढ़ने की, या जहां उन्हें रोका जा रहा है वहां वो अगर मान जाती हैं, चुपचाप दबी सहमी सी अगर हो जाती हैं, तो फिर उनका आगे बढ़ना शायद मुमकिन ना हो। लेकिन अगर वो कोशिश करती हैं तो जो जिस जगह से उन्हें जाने के लिए जहाँ रोका जा रहा है वहां भी उन्हें प्रवेश मिल जाता है, अगर उनके अंदर जज्बा हो तो। बिल्कुल। तो जो हम बात कर रहे हैं ना कि महिला सशक्तिकरण, तो जब भी इसके बारे में बात होती है तब अक्सर हम उन बातों पे ध्यान, ये जैसा तुम कह रही हो ना, हम उन्हीं बातों पे ध्यान देते हैं कि महिलाएं ये कर पाएंगी या ये नहीं कर पाएंगी, या कभी समाज करने देगा या नहीं देगा। वहीं पे कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने समाज की रूढ़ियों को और अपने तरीके से बदलते हुए उन क्षेत्रों में भी अपना वर्चस्व स्थापित किया, मतलब वहां अपनी पहचान भी बनाई जहां कभी महिलाओं ने प्रवेश का सोचा भी नहीं था। बिल्कुल। और आज एक ऐसी ही महिला के बारे में हम बात करने वाले हैं और उनका नाम है बागेश्वरी कमर।
जी। और विदुषी बागेश्वरी कमर के बारे में अगर हम बात करें तो वो देश की पहली और शायद एकमात्र विख्यात शहनाई वादिका हैं। शहनाई जिसे शादी ब्याह और खुशी के मौके पे तो हम बजाते ही हैं। जी। साथ ही दुख के मौके पर भी इसका वादन होता है और एक मंगल ध्वनि के रूप में इसे जाना जाता है। तो अगर वो सुबह-सुबह सुन लेता है कोई तो उसे ऐसा लगता है कि आज का दिन शुभ होने वाला है। उसी तरह से शादी ब्याह के मौके पर इसी वजह से इसे बजाया जाता है। और एक ऐसा वाद्य है ये जिसमें हमेशा से पुरुषों का एकाधिकार रहा है। तो हमेशा हमें ऐसे नज़र आते कि पुरुष ही शहनाई बजा रहे हैं, कोई तो महिला हमें नज़र नहीं आती थी। शायद इसका कारण ये भी माना जा सकता है कि दूसरे जो संगीत के वाद्य हैं, उसकी तुलना में शहनाई एक कठिन वाद्य माना जाता है ना, और इसके वादन में सिर्फ गले का नहीं, पूरे शरीर के हर अंग का महत्व होता है और पूरा जोर इसमें लगाना होता है। और खासकर सीने में हवा का दाब कैसा हो, सांसों का सामंजस्य कैसा हो, ये दोनों को सबको बिठाकर इस वाद्य को साधा जा सकता है। बिल्कुल। और कई सालों तक तो ये बात किसी ने सोची भी नहीं होगी कि कोई महिला होगी जो शहनाई बजाएगी, लेकिन बागेश्वरी कमर ने ये कर दिखाया। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के शागिर्द जगदीश प्रसाद कमर के घर में वो जन्मी थी और उनका नाम राग बागेश्वरी पर ही रखा गया क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था तब उनके पिता बागेश्वरी राग बजा रहे थे। तो जब वो जन्मी तो उस वक्त उनका नाम उनके पिता ने बागेश्वरी ही रख दिया। तो जिस तरह से उनका एक राग पर उनका नाम है और जैसे पिता शहनाई वादक थे तो बचपन से कानों में उन्हें शहनाई की एक जो मीठी आवाज है वो सुनती हुई बड़ी हुई वो। बिल्कुल, क्योंकि घर का माहौल ही वैसा रहता होगा ना। और जब वो बहुत छोटी थी नेहा, तो खिलौनों के बजाय जो बच्चों के हाथ में अक्सर खिलौने होते, लेकिन इनके हाथ में शहनाई थी। हाँ, क्योंकि घर में वो क्योंकि वही माहौल था और शहनाई ने उनके मन में पर कुछ ऐसा रंग जमाया था कि जैसे वो आत्मसात करने के लिए बेचैन ही रहा करती थी। और पिता के पास उस वक्त शिष्य आया करते थे, छात्र आया करते थे सीखने के लिए शहनाई। तो घर का माहौल वो देखती थी कि भाई पिताजी सिखा रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं सीखने के लिए। तब 6 साल की उम्र में बागेश्वरी, यूं तो कहें तो कद में बहुत छोटी सी बच्ची अगर हम कल्पना करें, और वो शहनाई उठाए और जाके अपने पिताजी से बोले कि मुझे ये सीखना है। छोटी सी एक बच्ची अगर ऐसे कहे तो उस वक्त क्या हुआ, उनके पिता ने बात तो सुन ली, सुन के बड़े हैरान हो गए और उन्होंने तुरंत मना कर दिया कि ये लड़कियों का काम नहीं है। बिल्कुल। और ये तो उन्होंने कह दिया था। और उनका जो निवास है पुरानी दिल्ली के ईदगाह रोड में चंद्र कुटीर, तो इस निवास से आजू बाजू अड़ोसी पड़ोसियों को रोज शहनाई की धुन सुनने मिलती थी। और बागेश्वरी कमर की मन में कह सकते हैं एक अलग ही धुन सवार हो गई कि उन्हें तो शहनाई सीखनी है। अब पिता ने मना कर दिया था तो किस तरह से वो सीखें। तो वो धुन में पक्की थी तो हार मानने का तो सवाल ही नहीं था। तो उन्होंने ऐसा किया कि उनकी माँ ने उनका साथ दिया और बागेश्वरी कमर ने पिता से ही शिक्षा ली, कह सकते हैं कि एकलव्य की तरह। जो उन्होंने दूर से उन्होंने शिक्षा ली उनसे और वो शहनाई का अभ्यास करने लगी अपने आप। जब वो 6 साल की थी तब से उन्होंने ये काम शुरू कर दिया कि उन्हें सीखना ही है। सुन के ही कितना अच्छा लग रहा है उनके बारे में। फिर 3 साल बाद जब पिता ने बागेश्वरी का शहनाई वादन सुना तो वो बहुत दंग रह गए। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसे बजा पा रही है। पिता ने उन्हें एक शिष्य की तरह अपनाकर शिक्षा देने का विचार किया और बागेश्वरी ने पिताजी के साथ कुछ कार्यक्रमों में बाद में हिस्सा भी लिया। बिल्कुल। फिर बेटी का अभ्यास और लगन देखकर उनके पिता ने को ये लगा कि भाई बेटी को तो एक योग्य गुरु का सानिध्य अब मिलना चाहिए। वो बागेश्वरी को लेकर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पास गए और उनसे विनती की कि वो बागेश्वरी को अपना शिष्य बनाए। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का भी यही एक कह सकते हैं कि उन्हें भी उसी तरह से आश्चर्य हुआ कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची है जो शहनाई वादन इतना अच्छा करती है और एक लड़की को किस तरह से आप शहनाई सिखा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी लड़की इस क्षेत्र में नहीं गई थी। तो इस तरह से जब उन्हें लगा तो अब कैसा किया जाए, लेकिन जब उन्होंने उनका शहनाई वादन सुना, क्योंकि एक कलाकार है दूसरे कलाकार को वो सराहेगा ही हमेशा, तो उन्होंने ये तय किया कि वो बागेश्वरी को अपने शिष्या बनाएंगे और इसके लिए उन्होंने उन्हें अपने पास रख लिया। बनारस में वो रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगी। उनके कुछ पुरुष जो शागिर्द थे
बागेश्वरी जी के साथ में जो सीख रहे थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से, जी। वो ज़रूर सोचते थे इन्हें कई बार कि भई महिला है, कितना कुछ कर लेंगी, कई बार कमतर आंकते थे। अलग-अलग तरह के उन्हें विचार सुनने मिलते थे। लेकिन वो तो अपने धुन में पक्की थी, उन्हें तो जी। शहनाई सीखनी थी। जी। तो उन्होंने बातों पर कान नहीं धरा और उन्होंने अपने काम पे पूरी तरह से नज़र रखी और वो शहनाई सीखने लगी उनके साथ में। और आगे फिर खुद बाद में बताती हैं बागेश्वरी जी कि एक बार जब वो शहनाई सीखने लग रही थी, तो एक ये जो महिला पुरुष वाला जो मुद्दा था वो खत्म होता चला गया कि भाई ठीक है, हाँ ये बजा रही हैं, और धीरे धीरे वो अपने आप को स्थापित करने लगी थी। उन्होंने 1983 में अपना पहला कॉन्सर्ट भैरव से सोहनी ये किया, जिसमें सभी महिला कलाकार शामिल थी। बिल्कुल। वहीं अपने चंडीगढ़ के कार्यक्रम के बारे में बागेश्वरी बताती हैं कि उन्हें लोग आकर पूछते थे कि आखिर वो इतनी पतली दुबली सी हैं, छोटी सी हैं, तो कैसे शहनाई जैसे ये वाद्य को बजा लेती हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था जब वो किसी महिला को शहनाई बजाते देखते, और उस पर फिर वो पतली दुबली थी, तो उनको लगता था कि इतना जो वाद्य जो है वो इतने दम लगता है, तो किस तरह से वो इतना दम लगाती। बिल्कुल। तो एक तरह से उनके लिए अद्भुत एक वो था कि किस तरह से हो रहा है। लेकिन उन्होंने न सिर्फ कार्यक्रमों के ज़रिए अपनी पहचान बनाई, बल्कि उनके गुरु उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने उनके साथ जुगलबंदी रिकॉर्ड की थी। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इसके लिए उस्ताद जी को कई लोगों ने टोका कि एक लड़की के साथ आप कैसे जुगलबंदी कर सकते हैं। लेकिन एक कलाकार हैं, गुरु हैं, तो वो जानते हैं कौन-सा शिष्य उस लायक है, उस काबिल है, उसको कौन-सा स्थान मिलना चाहिए। तो एक गुरु के नाते उन्होंने पूरी ईमानदारी से जिसको जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान दिया। बिल्कुल। और बागेश्वरी कमर की जो उनका जब विवाह भी हुआ, तो वो उन्हें जीवन साथी भी भाग्य से कहें कि ऐसा मिला जो हर कदम पे उनका साथ देते थे, और यहाँ तक कि उनके बच्चे भी उनके जो काम में जो कर रही हैं उस पे उनका पूरा सहयोग दे रहे हैं। बागेश्वरी कमर इस उम्र में भी रोज 4 घंटे अभ्यास करती हैं। जी। और उनका कहना है कि इस क्षेत्र में अब भी महिलाएं नहीं आ रही हैं। इसका कारण वो बताती है कि उनके या तो परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, या फिर आज भी ये इतना जो है ना, जो मान्यता है कि हाँ ये वाले वाद्य को महिलाएं नहीं सीखती हैं, और वहीं नई पीढ़ी जल्दी प्रसिद्धि पाना चाहती है। तो शहनाई जैसे वाद्य का जो कठिन अभ्यास है वो बहुत समय लगता है, उसको साधने में बहुत वक्त चाहिए, समय चाहिए। तो वो शायद आज के पीढ़ी को वो भाता नहीं है, क्योंकि धैर्य नहीं है। जी। और ऐसी प्रतिभावान कलाकार को हमारा ढेरों धन्यवाद, जिन्होंने अपनी लगन से अपना मुकाम हासिल किया और कई महिलाओं को प्रेरणा दे रही हैं, प्रेरणा और आगे भी देती रहेंगी।
में तासीर है, मेरी मोहब्बत में तासीर है, तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। तो दीपा जी, इस तरह से आपके सुर मेरे गीत, या कहें कि हमारे जो सभी श्रोता हैं वो सुनते हैं, अपनी अपनी बातें हमसे साझा करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें वो लिख भेजते हैं, तो उन बातों को तो हम शामिल करते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने भी मिलता है। जैसे हमारे एक श्रोता जो हैं वो बहुत ज़रूरी बात लिख के भेज रहे हैं। वो कहते हैं कि सब हम जो मतलब उन्होंने बड़े तौर पर उन्होंने सारी चीज़ें लिख कर भेजी, पर उनका ये कहना है कि आमतौर पर हम बेकार की चीज़ों में उलझे रहते हैं और व्यस्त हो जाते हैं जी, और जो काम की चीज़ें होती हैं वो हम नहीं करते हैं। वो तो अक्सर ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है शायद हर घर में ही ऐसा होता है। हर व्यक्ति के साथ हर ऐसा व्यक्ति होता के है। जी, तो इसके बारे में तो हम सोचेंगे, विचार करेंगे। हमारे और साथी भी दिवाली की सफाई से संबंधित बातें भी लिखकर भेज रहे हैं हमें, तो वो भी शामिल करेंगे। बिल्कुल वो भी तो अभी आप शामिल। क्या बता रही हैं? भाई हम बता रहे हैं विश्व आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस के बारे में, जी। क्योंकि आयोडीन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और नमक में आयोडीन वाला नमक जो मिलता है वो आमतौर पर सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आयोडीन की कमी से बहुत कुछ परेशानियां हो सकती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए ही आवश्यक है आयोडीन, और उसकी कमी से जो विकार होते हैं उसे अल्पता विकार कहा जाता है, आयोडीन अल्पता विकार कहा जाता है। और इसी वजह से इनका निवारण कैसे हो, इसके बारे में जो जागरूकता हमें फैलानी है, इसके लिए 21 अक्टूबर का दिन जो है वो विश्व में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आयोडीन की कमी से होने वाली समस्याओं का पता तो कई बार तुरंत नहीं लगता है ना। सही बात है। और ये आयोडीन के महत्व को समझना भी बहुत ज़रूरी है नेहा, क्योंकि जो समस्याओं का जैसे तुम बता रही हो कि पता नहीं लग पाता है, और कई बार ऐसे बहुत गंभीर स्वास्थ्य संबंधी विकार जन्म ले लेते हैं, उसका भी हमें पता नहीं चल पाता, वो बहुत आगे जा करके, जब तक कि बात बहुत बिगड़ चुकी होती तब पता चलता है। तो हमारे शरीर में प्रतिदिन अपने आहार में 100 से 150 मतलब 100 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। अब ये इतनी कम मात्रा में है, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वही है कि जो जितनी मात्रा की जरूरत है उतनी ही मात्रा अगर मिलती है तो शरीर स्वस्थ रहेगा, अधिकता ना हो, कमी ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और खासकर देखा जाए तो आयोडीन की आवश्यकता हमारे शरीर के थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए आवश्यक होती है जी। और अगर इसकी कमी हो जाए तो घेंगा या गोइटर नाम का जो रोग होता है, जिससे गले में सूजन आ जाती है जहाँ थायराइड ग्रंथि होती है। पहले जरूर हमारे देश में भी कई बच्चे इस तरह के दिखते थे या लोग दिखते थे, पर जब एक बार घेंगा निवारण दिवस मनाया गया और उसके बारे में जागरूकता फैलाई गई लोगों में, तो अब ये जो बीमारी है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है जी। और ये आयोडीन जो है भोजन का इतना सूक्ष्म पोषक तत्व है कि जिसका यूं कहिए कि जब बच्चा गर्भ में होता है जी, तब से मानसिक जो विकास वहां से जब शुरू होता है तो वृद्ध होने तक इसकी जरूरत होती है विकास के लिए। शरीर का विकास होता रहता है, मतलब पूरा एक साइकिल, एक पूरा क्रम है जी। तो वहां पर हमेशा हर वक्त लगातार आयोडीन की जरूरत है। तो अब इससे हम मान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है इसका होना शरीर में। और आयोडीन की कमी बच्चों में बौद्धिक विकलांगता लेके आ सकती है, और मस्तिष्क की में जो क्षति भी हो सकती है, और गंभीर रूप से शारीरिक रोग भी हो सकते हैं, बन सकते और हैं। इसके ये जो दिवस हमारा मनाया जाता है, तो इसका यही उद्देश्य है कि जो आम नागरिक हैं उन तक इसके बारे में जानकारी पहुंचाई जाए और किस तरह की बीमारियां हो सकती है इसकी कमी से, ये बताया जाए। साथ ही उससे बताया गया कि भाई 2020 में जब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक रिपोर्ट पेश की, तो उसके अनुसार करीब 350 मिलियन लोग अल्प मात्रा में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करते हैं और इसकी वजह से परेशानी होती। थायराइड की परेशानियों से बहुत से लोग इन दिनों घिरने लगे हैं, बहुत आम होने लग गया है ये। तो इस विषय में भी लोगों को जानकारी रखनी चाहिए, और इससे संबंधित कुछ कमेंट्स हमारे श्रोताओं ने दिए हैं, तो गीत के बाद उन्हें सुनवाते हैं हम। तो पहले एक गीत सुन लेते हैं जी।
बलम, तुझको है मेरी कसम, हो जा कभी तो नरम, ऐसे न जा बेरहम। हर रे तू है मेरा सैया, तेरे संग में तेरी छैया, तू नचाए और मैं नाचूं छुम छुम। तू है मेरा सैया, तेरे संग में तेरी छैया, तू नचाए और मैं नाचूं छुम छुम। रुक रुक हो गई मैं हो गई तेरी सलोनी पिया, तेरी नदियों में बुझा है मेरा दिया। हर रे तू मेरा खिवैया और मैं हूँ तेरी नैया, मन की मौजों में बहेंगे हम तुम। तू मेरा खिवैया और मैं हूँ तेरी नैया, मन की मौजों में बहेंगे हम तुम। रुक रुक जाने न दूंगी मन के चोट, बांधूंगी प्रीत की डोर, जोड़ी है तेरी मेरी जैसे चांद चकोर। हर रे तू मेरा कन्हैया और मैं हूँ तेरी राधा, तेरी बंसी और मेरी झुमझुम। तू मेरा कन्हैया और मैं हूँ तेरी राधा, तेरी बंसी और मेरी झुमझुम। रुक रुक थम थम धीरे चल जरा सुन। हर रे चोरी चोरी छुपे छुपे नजरों से बचे बचे चले हो कहाँ से तुम। हर रे तू है मेरा घुंघरू और मैं हूँ तेरी चमकी, मेरी आंखों में बसे हो तुम ही तुम। रुक रुक तो बिल्कुल भी रुकिए नहीं, क्योंकि हम आ चुके हैं आपके साथ और आपके कई कमेंट्स हम लेकर आए हैं साथ में। तो हमारे एक साथी का कहना है कि भाई इस आयोडीन की कमी से बहुत सी परेशानियां होती है, डिप्रेशन में भी लोग चले जाते हैं। साथ ही उन्होंने ये पूछा है कि क्या सेंधा नमक में आयोडीन होता है। तो हम ये बताएं कि आमतौर पर ऐसा कहा जाता है कि भाई सेंधा नमक में जो है उसमें ऊपर से कुछ भी मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो एक तरह से अपने आप में पूर्ण होता है। संपूर्ण है, हाँ। जी, तो उसमें आयोडीन मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें जो भी जरूरी तत्व हैं वो आपको इस तरह से मिल जाते हैं। जी। और एक और हमारे श्रोता हैं, वो लिख रही हैं कि आयोडीन की कमी और थायराइड की बीमारी, इसे बिल्कुल हल्के में ना ले और ना ही इसे अनदेखा करे, क्योंकि ये कभी-कभी गंभीर रूप धारण कर लेते हैं। बिल्कुल, ये सही बात हमारी सखियां जब आती हैं तो अपने साथ जो उनके ज्ञान है वो हमें ज्ञान लेकर आती है, अपने अनुभव बताती हैं। तो बहुत सी बातें कभी हम उनसे सीखते हैं, कभी वो हमसे सीखते हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सब सीखते सिखाते में, क्योंकि थोड़ा कोरोना के जो मामले हैं वो कम होते जा रहे हैं, लोगों को छूट थोड़ी मिलती जा रही है। बहुत अच्छा लगता है ना सुन के ऐसी वाली बातें, अच्छी पॉजिटिव सकारात्मक। कहते हैं कि भाई सकारात्मकता तो आ गई, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और हम बहुत से लोग घूमने फिरने भी निकल रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जब घूमने फिरने निकल रहे हैं तो वो जो सारी सतर्कता बरत के, मास्क लगा के, सैनिटाइजर का उपयोग करके, हाथ धो के, दूरी बना के, इस तरह की जो सतर्कता बरत के हमने जो ये काम किया है सबने मिलकर कि कोरोना को धीरे धीरे कम किया है, वैक्सीन लगवा करके, ये सारी चीजें करके, बिल्कुल। तो इसको हल्के में मत लीजिए। अभी बाकी है भाई थोड़ा बहुत, कई केसेस कुछ जगहों पर अभी भी आ रहे हैं, तो असावधानी आप मत बरतिए, बिल्कुल सावधानी से रहिए। कहीं घूमने जा रहे हैं तो एक निश्चित दूरी जैसे लोगों के बीच में बनाना है। और मस्ती करिए, बिल्कुल। आप अपने परिवार के साथ हैं तो जो मौज मस्ती के लिए ही तो जाते हैं, बिल्कुल, कि जो रोजमर्रा की जिंदगी है उससे थोड़ा हम हट के थोड़ा अपने आप को एक खुशनुमा वातावरण में लेके जाएं। लेकिन अभी भी सतर्कता की जरूरत है। तो सतर्कता के साथ छोटी छोटी छुट्टियां मना सकते हैं ना, तो वैसी छोटी सी एक छुट्टी की ओर हम आपको भेजना चाहते हैं और उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं, ताकि आप, अगर आपके पास वक्त निकले तो सावधानी बरतते हुए आप यहाँ थोड़ा सा घूम के आ जाइए। तो कहाँ घूमने जाए? तुम बोल रहे थे, जा रही होगी यहाँ छोटी सी छुट्टी, जाए कहाँ? सागर के किनारे, या कहे सागर के बीचों बीच एक द्वीप की तरह जो जगह है वहां जा सकते हैं आप, जो कि है महाराष्ट्र में मुरूड जाके आप घूम कर आ सकते हैं। और वैसे तो हम कह सकते हैं कि हमारे देश में इतने स्थल हैं कि अगर कोई व्यक्ति घूमने के लिए निकल जाए तो वो एक एक बार देखता हुआ चले, तो शायद ऐसा हो सकता है कि देश में मौजूद हर दर्शनीय स्थल को देखते देखते
वो कुछ साल तो बिता सकता है ऐसे ही, और फिर भी कुछ जगह बाकी रह जाएंगे। हाँ, और हमेशा वही मैं कहना चाह रही थी कि अंत में भी ऐसा लगेगा कि कुछ तो रह गया है। इतने हमारे देश में देखने के स्थान है, घूमने की जगह है जी। और अब खास तौर पे हम इसके बारे में बात करें, मुरुड की जो आज हम बात बताने वाले हैं, ये रायगढ़, महाराष्ट्र का जो रायगढ़ जिला है वहां पर स्थापित है ये मुरुड स्थान, और मुंबई से कुछ 150-160 किलोमीटर की दूरी पर है। तो सड़क मार्ग से अगर हम पहुंचना चाहें तो मुंबई से अगर आप ड्राइव करके जाएंगे तो तकरीबन 4 घंटे आराम से पहुंच सकते हैं। हाँ, में पहुंच सकते हैं। और यहाँ पुणे से भी एक सप्ताह के अंत का समय बिताने जा सकते हैं। अगर पुणे के आसपास हैं या पुणे में रहते हैं तो मतलब मुंबई और पुणे के आसपास से आप आ सकते हैं बड़ी आसानी से। बिल्कुल। और देखने के लिए कई अच्छी जगह हैं यहाँ पर, जैसे कि एक द्वीप जैसा है, तो अगर पानी के बीच में आप शांति से अपना वक्त बिताना चाहते हैं तो यहाँ जा सकते हैं। और करीब करीब यहाँ पर 2 किलोमीटर तक फैला हुआ समुद्र तट है, जो कि ऐसा लगता है कि सागर के बीच में ऐसा उसका आभूषण की तरह है, कुछ हार वगैरह उन्होंने पहना हुआ है, इस तरह से लगता है। तो ये जाकर अगर आप देखते हैं तो आपको बड़ा आनंद आएगा। साथ ही एक दत्तात्रेय का मंदिर है यहाँ, बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है देखने में, सफेद है क्योंकि, तो बड़ा अच्छा लगता है वो भी। और गराबी बांध है जो भी आपका मन मोह सकता है। लेकिन एक बड़ी अच्छी जगह है जो यहाँ पर देखने के लिए आमतौर पर लोग जाते हैं। बताइए क्या वो है? किला। ये किला है मुरुड जंजीरा किला, जिसके बारे में अब आप हमें बताने वाली हैं और हम सुनने वाले हैं। अच्छा, सुनो। तो ये जो किला है ना, कहते हैं कि कुछ तकरीबन 350 साल पुराना किला है ये, और यहाँ का ये जाहिर सी बात है कि मुख्य आकर्षण का केंद्र है कि भाई मुरुड जा रहे हैं तो हम देखेंगे क्या। हाँ। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पानी के बीचों बीच बना है ये किला, और भारत में अपनी तरह का ये एकमात्र किला है जो इस तरह से, जो इसकी बनावट है। और जंजीरा का जो ये किला है, जाने के लिए ऑटो रिक्शा से मुरुड से राजपुरी जाना होता है। आप मतलब मुरुड से रिक्शा पकड़िए, आपको फिर जाना होगा राजपुरी। यहाँ से नाव से की मदद से जंजीरा का जो किला है वहां जा सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखना है कि शुक्रवार के दिन ये किला बंद होता है। तो कभी आप सोचो ना कि वीकेंड पे चले जाते हैं तो चलो शुक्रवार से ही निकल जाते हैं, तो उस दिन आप किला तो नहीं देख पाएंगे। हाँ, तो बाकी जगह आप देख लीजिए और शनिवार रविवार को किले का आनंद ले लीजिए। तो ये किले, नेहा ने वो भी रास्ता बता दिया। रास्ता हमने बता दिया, क्योंकि हम अब रास्ता तो अपने आपने भी बता दिया कि ऑटो से जाना है और फिर नाव पकड़ के जाना है। तो आधा रास्ता तो वैसे ही बड़ा अच्छा लगेगा, नाव से बैठना कितना अच्छा लगेगा, है ना। उसके बाद आप किले की ओर जब जाते हैं तो इसकी खासियत है कि इसको आज तक भेदा नहीं जा सका, यानी कोई भी दुश्मन या कोई भी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं कर, मतलब किसी और ने कब्जा नहीं किया, जिसका किला था उसका ही रह गया वो। और इसका कारण ये है कि जो किले के दरवाजे हैं उनको दीवारों की तरह का बनाया गया है। तो अगर आप थोड़ा दूर हो जाते, नाव से जैसे जा रहे हैं कह रहे हैं, तो जब आप देखकर वापस भी लौट रहे हैं तो आप थोड़ी दूर जब आ जाएंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो किले के दरवाजे किधर, सब एक तरह का दिखेगा, बंद दिखेगा। दुश्मनों से उसकी सुरक्षा इसी वजह से हो जाती थी। तो ये भी देखने के लिए जो उत्साहित रहेंगे जब भी जाएंगे यात्रा पे इधर की। और अरब सागर पे बना है ये किला। हाँ। 22 एकड़ में फैला हुआ है और उसका निर्माण 22 साल में हुआ था जब ये बना था। और वहीं इसकी सुरक्षा के लिए 22 चौकियां भी थी। एक अद्भुत रहस्य इस किले से जुड़ा हुआ है नेहा, वो ये कि समुद्र के बीच बने इस किले में 60 फुट गहरे मीठे पानी का तालाब भी है। अब वो सोचने में लगता है कि समुद्र के बीचों बीच अगर ये किला है तो मीठा पानी कहाँ से आया। और किले के बीचों बीच एक मीठे पानी की झील भी है और एक कुआं भी मौजूद है वहां पर। और लोगों को ये पता नहीं चला कि कैसे ये जो जहाँ हम बात करें ना कि खारे पानी से घिरा हुआ एक किला और बीच में मीठा पानी। तो ये तो एक और रहस्य हो गया। और साथ ही इस किले की बात करें तो 19 विशाल बुर्ज हैं इसमें और उन पर तोपें लगी हुई हैं। तो एक समय की बात अगर करें तो 514 तोपें हुआ करती थी यहाँ पर, लेकिन अब थोड़ी कम तोपें नजर आएंगी, जिसमें लांडा, कासम और चावरी तोपें आप देख सकते हैं। साथ ही कलाल बांगड़ी नाम की जो तोप है उसे भी देख सकते हैं, जो कि बहुत दूर तक अचूक भेद किया करती थी, किसी भी दुश्मन को मारना होता था। बहुत मशहूर जी, तो ये भी है। तो यहाँ भी जरूर आप ये भी देख सकते हैं, तोप भी देख सकते हैं। तो जब भी महाराष्ट्र आए तो जब आप वो लिस्ट बनाए, अपनी फहरिस्त बनाए, तो उसमें मुरुड का नाम जरूर लिखिएगा। बिल्कुल, और देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वहां जाकर कैसा लगा। और अब हम क्या करें?
किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। जागे नज़ारे जागी हवाएं, जागे नज़ारे जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं। पल भर को दिल की दुनिया सोई नहीं है सागर किनारे, दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। लहरों पे नाचे किरणों की परियां, लहरों पे नाचे किरणों की परियां, मैं खोई जैसे सागर में नदियां। ओ तू ही अकेली तो कोई नहीं है सागर किनारे, दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो सागर किनारे। तो सागर के किनारे मुरुड किला तो हमने घूम लिया। अब जब घूम फिर के घर आए तो पता चला कि भाई दिवाली आ गई है, साफ सफाई तो करनी ही है। बहुत हो तब गया। फिर तब थोड़ा सा ना मुंह उदास हो जाता है, अरे बहुत सारा काम करना है। जी, तो क्योंकि खास तौर पर इसलिए, और वैसे भी देखिए कहीं घूम फिर के जब हम आते हैं तो क्या होता है, खाना बनाना है या अगर 4 दिन पहले से गए हैं तो साफ सफाई करनी है, सब कुछ आ जाता है जो गृहिणियां होती हैं उनके ऊपर कि बिल्कुल। भाई बाकी सब तो हम थक गए हैं बोल के वो सब लेट जाते हैं कहीं कहीं पर, और या बैठ जाते हैं या दोस्तों से मिलने चले जाते हैं उनको बताने के लिए कि भाई हम घूम फिर के आए हैं, अब ऐसा लग रहा है, इधर गए थे उधर गए थे। काम कौन करता है? काम हमारी सखियों को करने पड़ता है। अरे पर भाई क्या सिर्फ एक ही को थकान नहीं चढ़ी है? सबको अगर चढ़ी है तो घर की महिला को थकान नहीं चढ़ी है? ये बात तो सोचने की है। तो हमारे सभी श्रोता और जो बच्चे हैं उनको भी ये बात इस बात का एहसास करवाया जाए, क्योंकि कई बार सखियां जो होती है ना वो ऐसा त्याग की मूर्ति तो होती हैं, वो कहती हैं कि चलो कोई बात नहीं, ठीक बच्चे है मैं थके कर हैं। लूंगी। हाँ, कभी कभी ये भी होता है ना, तुम्हें कुछ समझना नहीं है, रहने दो, मैं कर लूंगी, और काम फैला दोगे। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों को शामिल भी करना है, यहाँ तक कि पुरुष सदस्य हैं उन्हें क्यों नहीं शामिल करना है? बिल्कुल, जब सब जगह आप शामिल हैं उनके हर क्रियाकलापों में, जो आपके बिना काम नहीं चल रहा उनका, तो आपको भी धीरे धीरे इस तरह के बनना है कि जिससे आप थोड़े थोड़े काम उन्हें भी बताइए, आत्मनिर्भर बनाइए, ताकि वो भी आपका साथ दें।
देखिए शुरू में गलतियां तो सबसे होती बिल्कुल होगी। और जो उनके जो खास तौर पे उनके जो शेल्फ हैं या उनका जो ड्रॉवर है वो ही बोल दें कि भाई जो आपका सालाना फाइल्स वगैरह रखे रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं, आप इनकी सफाई कर दीजिए। कुछ किन्हीं किन्हीं का व्यापार होता है या किन्हीं के पास ऑफिस होता है तो उससे संबंधित सामान होते हैं, तो वो वहां से शुरुआत कर सकते हैं। फिर उन्हें ये बोल दीजिए कि आप अपने कपड़ों का जो आपका जो है अलमारी वो आप अपने जमा लीजिए। इसी तरह बच्चों को भी कहा जा सकता है कि भाई तुम्हारे जितना स्टडी जो भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित जितने भी ड्रॉवर या अलमारी हैं उनको सब आप साफ करेंगे। और जो चीज, हाँ एक चीज की और बात कहना चाह रही हूँ कि जो काम की चीज नहीं है उन्हें निकालना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये तो बड़ा ऐसा दिल पे पत्थर रख के निकालने की बात हो जाती है क्योंकि ऐसा लगता है ना कि भाई ये उस टाइम की याद है ना, वो पेन के अगर इंक खत्म हो गई तो क्या हुआ, दिया किसने था, वो मेरे दोस्त ने जब मैं दूसरी में था तब मुझे ये पेन गिफ्ट किया था और फिर उसको संभाले बैठे तो क्या हुआ, ये है ना इसमें कुछ बना हुआ है, उसके पूरे रंग उधड़ चुके हैं, लेकिन वो याद है ना, तो उससे मैं रख लूंगा। और जो पहला कंपास बॉक्स होता है ना, हाँ। वो भी कई बच्चे छोड़ते नहीं है। अरे ये तो मेरी बहुत यादगारी वाली चीज है, ये मैं नहीं हटाना चाहता, ये मैं नहीं हटाना चाहती, तो वो पड़ा रहता है, वो हटाते ही नहीं है बिल्कुल। इस तरह की और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें इकट्ठी होती जाती हैं। तो हमारी सखियां भी कहाँ कम है, वो भी रखती बोलती हैं कि भाई ये साड़ी यहाँ से फट गई है, ये चुन्नी इधर से खिंच गई है, लेकिन एक दिन मैं इसको सिल लूंगी, एक दिन तो इसमें कुछ होने वाला है, इसको मैं इस दिन ऐसा कुछ बनाने वाली हूँ। और तो फिर वो होता है क्या है, वो अगली दिवाली में फिर बाहर निकलती है, फिर वही होता है, वो यादें बन जाती हैं। वो यादें बन अरे पिछली दिवाली में हम ये करने वाले थे इसका, अब करेंगे, अब तो पक्का करना है, अब ऊपर रख लेते हैं थोड़े दिन, फिर वो बाद में वापस नीचे चली आती है। तो इस तरीके से ये चीजों को, हाँ तुम सही कह रहे हो कि मन पक्का करना पड़ता है। और मैं तो कहूंगी ठानना भी पड़ता है कि भाई हाँ जो पूरे साल हमने जिस चीज का इस्तेमाल नहीं किया उसे सबसे पहले साइड में कर देते हैं। फिर नया होता क्या है, हम एक तरफ रख देते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद उसको हम कहीं गलियारे में रख देते हैं, फिर थोड़ी सी बाहर कहीं रख देते हैं। ऐसा लगता है नहीं इसका इस्तेमाल कर लेंगे, हो जाएगा, ये तो काम में आ जाएगा। और फिर वो धीरे धीरे उसमें धूल मिट्टी जमने लग जाती है। कहते हैं ना दीपा जी, यादें धीरे धीरे जाती हैं, तो उसी तरह से कुछ जाते जाते धीरे धीरे एक एक स्टेप करके घर से बाहर किया जाता है, लेकिन जब तक बाहर किया जाता है, किसी को दिया जाता है, तब तक वो काम की नहीं रहती है। बिल्कुल। तो अगर हमारे काम की नहीं है और हमें लग रहा है कि हम इसका इस्तेमाल शायद नहीं करेंगे, तो जब वो अच्छे स्थिति में हो, काम के आने लायक हो, तो जो हमारे घर में काम करती हैं उन्हें दे दें, या आप किसी ऐसे जरूरतमंद को जानते हैं कि जिन्हें जरूरत हो सकती है या उसका उपयोग वो अच्छा कर सकते हैं, तो उन्हें दे दें। क्योंकि रसोई में ऐसे कई सारे उपकरण निकलते हैं, हम बड़े शौक में कई टाइप के वो कटर लेकर के आ जाते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे मशीनें ले आते हैं, अरे हम इससे जूस बनाएंगे, अरे हम ये स्लो जूसर भी हमें चाहिए, अरे ये वाली जो मिक्सी है ये देखो, कभी बहुत थोड़ा सा हमें जब पीसना होता है ना तो इस मिक्सर का काम होता है, तो हम उसे उठा लाते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तब तो पता होता नहीं है हम क्या लेकर आ रहे हैं, बाद में वो घर में आकर के वो बॉक्स सहित वैसे के वैसे ही अलमारी में चला जाता है। बिल्कुल। ये शॉपिंग की बात तो हम करने ही वाले हैं आज, लेकिन ये सोचिए कि जो चीजें हैं ना निकालने की, जैसे कपड़े भी हैं, तो अगर आप उसमें नहीं आ पा रहे हैं मान लीजिए तो ये मान लीजिए कि हाँ अब हम तो नहीं आएंगे, अब हम थोड़े से दिमाग और बुद्धि और अकल और शक्ल के साथ साथ तन मन से भी बड़े हो चुके हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि अब हम उसके अंदर नहीं आएंगे, तो उसको निकाल दीजिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो उन कपड़ों की आवश्यकता है, वो कपड़े नए हैं, आप पहन सकते थे, तो आपने उस वक्त उसे बचा लिया, परंतु उस वक्त क्या होता है, ऐसा लगता है इसको तो सिलवाने में बड़े पैसे लगे थे, हाँ, तो इसे हम थोड़ा सा ढीला कर लेंगे या हम खुद थोड़े पतले हो जाएंगे। हाँ, जो उसकी पतले हो जाएंगे वाला जो क्रियाक्रम है, वो कार्यकलाप है, जो वो अगले साल दूसरे साल आगे आगे चलता रहता है। तो बचपन के कपड़े भी कई बार रखे रहते हैं, तो उनको एक निकालने का भी आपको वक्त निकालना पड़ेगा। जब नए खरीदते हैं ना कपड़े, तो एक बार अंदर देखिए कि आपके पास कौन कौन से ऐसे कपड़े हैं जिनको आपने नहीं पहना और जिनके अंदर आप नहीं आ सकते हैं अभी। तो जब आप पतले होंगे तब तक फैशन चेंज हो जाएगा, तब तक आप ऐसे तो नया लगेगा कि हम कभी कुछ खरीद ही नहीं पाएंगे। नहीं, खरीदिए आप, लेकिन साथ में जैसे आपने एक कपड़ा खरीदा तो कोई एक कपड़ा आप निकालने की आदत डालिए। अगर आप उसको नहीं पहन रहे, वो रखा हुआ है, तो ये बात सही, तो आपकी एक जगह भी बनती जाएगी। फिर आप ऐसा बोलेंगे ना कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो लोग विश्वास करेंगे उस बात का कि उन्हें पता चलेगा कि भाई कपड़े तो उतने ही दिख रहे हैं, कम दिख रहे हैं। तो ज्यादा जो कपड़े रहते हैं वो एक ढेरी ऐसी कपड़ों की होती है जो हम पहन नहीं सकते,
लेकिन सही उससे बात है। हमारा दिल लगा हुआ है। तो वो जो दिल वाला जो इलाका है, उससे थोड़ा इस जगह से खाली करना पड़ेगा ताकि अच्छी चीज़ें भर सकें हम वापस उसमें। आ सके। जी, तो वो सोचिए आप। और बहुत सी जगह हैं, जैसे देखिए हमारे रिश्तेदारी में बहुत से लोग होते हैं, हमारी छोटी बहनें होती हैं, बिल्कुल। वो हमारे कपड़े कई बार लेते हैं, बच्चों के कपड़े बच्चों तक कई बार ट्रांसफ़र होते हैं। होते हैं, बिल्कुल होते जी, हैं परिवार में कि ये अच्छे हुँ, कपड़े हैं तो सँभाल लेते हैं जी, और फिर जब हमारे ही परिवार में हुँ, छोटे बच्चे आते हैं तो हम उनको दे देते हैं। शूज़ इस तरह से जूते वग़ैरह होते हैं, जी, महँगे खरीद लिए और वो चलते रहते हैं। तो घर में जो और दूसरे बच्चे हैं जो छोटे हैं तो हुँ, उनको दे देते हैं। तो ये बिल्कुल। चीज़ें तो चलती तो रहती हैं। छोटे बच्चों तक तो ये चल रही है, क्योंकि हुँ, हुँ। बेचारे कुछ बोल नहीं रहे हैं कि हमारा दिल इससे नहीं लगा है, लेकिन बड़े लोगों का क्या? तो ये चीज़ बड़े लोगों को करनी चाहिए कि उन्हें भी ये सारी चीज़ें चेंज करनी चाहिए, बदलनी चाहिए अपनी। जी। और आश्रम भी हैं बहुत से जिनमें ज़रूरतमंद लोग हैं, हुँ, जिनके हुँ। पास कपड़े वगैरह की आवश्यकता है उन्हें, लेकिन उनके पास वो साधन नहीं है कि वो इस जी। तरह से खरीद सकें। तो आप अगर उन्हें देंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो जो दिल में ऐसा लगता है ना कि इसको निकालेंगे तो दिल में जो टीस रहती, हुँ, हुँ। आप उन्हें देंगे, उनके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी, उससे आपकी वो सारी टीस मिट जाएगी। बिल्कुल। आपको बड़ी खुशी भी और वो मिलेगी। मन में बहुत सुकून भी मिलता है, बहुत शांति हुँ, लगती है और जब कोई खुश होता है हमारे सामने, जी। तो हमें लगता है कि हाँ, चलो हमने किसी एक को तो खुश किया। बिल्कुल, और इसी तरह से साथ मिलकर, जब जैसे हमने कहा साथ मिलकर साफ-सफाई कीजिए, साथ मिलकर इस तरह से अगर आप त्योहार भी मना रहे हैं या कुछ नई चीज़ें आप ले रहे हैं, तो हुँ, आपने हुँ। किसी ज़रूरतमंद को अपनी कोई नई चीज़ जो कि आपके काम की नहीं है, वो आपने दे दी। जी। तो साथ मिलकर जब रहेंगे तो इस तरह से एक बहुत ही अच्छा सफ़र कटता जाता है। और बात तो इस तरह की हो रही है, तो फिर कुछ गाना-वाना चला दें? चलिए सुनते हैं। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 हम हैं राही प्यार के चलना अपना काम। हम हैं राही प्यार के चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल नाकाम। हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। ला 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 ला।
ये सफर तो कट जाएगा ही हमारा भी, कार्यक्रम का भी, और साथ ही सफाई का जो ये सफर चल रहा है ना दिवाली वाला वो भी कट जाए किसी तरह, सब सोचते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि सबके सब क्या करते हैं कि सारी सफाई एक ही दिन में, तो वो सारे, हाँ, कई घरों में देखा है, हाँ, सुबह से लेकर रात तक वो बोलते हैं हम तो एक ही दिन में करते हैं, सुबह से लगे रहते हैं और सब जगह फैला लेते हैं। वहां तो सच में नेहा समझ में नहीं आता कि कैसे हो रही है, क्या कर रहे हो, कहाँ से शुरुआत हो रही है और कहाँ खत्म हो रहा है। फिर ये भी नहीं समझ में आता होगा ना कि एक टाइम के बाद में, क्योंकि आप मन से तो पूरी तरह से तैयार है पर शरीर तो बेचारा थक जाता है। बिल्कुल। तो एक समय के बाद ऐसा लगता है कि भाई ऐसा करते हैं कि ये रख देते बाद में इसको छांटेंगे, ये रख देते बाद में इसको छांटेंगे, फिर वो अगले साल एक ही दिन में वापस वो बेचारे वैसे ही रखते जाते हैं जिनका असर ही खत्म हो जाते हैं उन चीजों का। तो ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना है, एक एक कमरे को लेकर चलें और सफाई करते चले। हाँ। और क्या होता है कि जब हम बहुत सारे काम निकाल के रखते हैं ना, उस दिन आप जरूर देखना कि कोई ना कोई मेहमान अगर आ गया ना, तो हम जिस हालत में घर में होते हैं तो सबको बड़ा थोड़ा अजीब अटपटा सा लगता है कि हम उतनी जो है मेजबानी नहीं कर पा रहे हैं, उतना हम ध्यान नहीं रख पाते अपने मेहमानों का। तो ऐसा भी ना करें कि पूरा फैला लें और जब अचानक से कोई आ जाए तो हम ही शर्मिंदा हो जाए कि भाई ये क्या है। और वैसे भी कोई मेहमान आने वाला पता चलता है तो हम आमतौर पे सफाई करते हैं, एक्स्ट्रा सफाई ना, जो थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर बिखरी हैं उनको संवार देते हैं। लेकिन उस वक्त तो पूरा घर ही बिखरा रहता है, तो अब इसे कहाँ बिठाएं, तो वो बहुत सारी जो ढेर होती हैं चीजों की, उनको इसे बीच से जगह निकाल के उन्हें अंदर किया जाता है। फिर कहा जाता है कि भाई आप यहाँ बैठ जाइए, एक छोटी सी कोई कुर्सी उर्सी खाली होती है तो वहाँ, क्योंकि सामान तो हर जगह होते हैं ना। हाँ। अच्छी खासी सफाई होती है दिवाली में जी। वैसे हमारे एक श्रोता ये कह रहे हैं कि दिवाली की जो सफाई है वो तो बड़ी अच्छी है, और आज के दिन में अभी दिवाली के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं, तो अधिकांश घरों में साफ सफाई का कार्य चल रहा है। तो जाला कचरा पुरानी चीजें हटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, सब चीजें पेंट कर रहे हैं कहीं पे, जो कि स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर वो कह रहे हैं अगर ये त्योहार नहीं होता तो क्या होता, तो फिर तो हम सफाई किस चिड़िया का नाम है जानते ही नहीं, तो हम सफाई करते ही नहीं। तो हम तो भाई श्रोता वही कहते हैं सभी को कि भाई साथ में हाथ बटाइए, जब तक सखियां घर में हैं तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफाई क्या है उसके बारे में वो ना जाने, है ना। तो सफाई तो रोज ही होती है, लेकिन एक्स्ट्रा सफाई के लिए वक्त नहीं मिल पाता है। तो साथ देंगे अगर आप, तो उनके पास भी वक्त रहेगा, आपको भी पता चलेगा किस चिड़िया का नाम है। तो धीरे धीरे वो चिड़िया भी फुर होती चली जाएगी कचरे की चिड़िया। हाँ, कचरे की चिड़िया। और उसके बाद जब साफ सफाई होगी, घर एकदम बिल्कुल करीने से जमा हुआ दिखेगा, तो त्योहार को जो मनाने का वो आनंद भी बहुत अलग आएगा। बिल्कुल। तो इस तरह से हम तो यही कह रहे हैं कि भाई अब जो भी साथी हैं वो उनका साथ दें, उनके साथ में धीरे धीरे थोड़े थोड़े काम करने शुरू करें। कुछ मिष्ठान वगैरह भी वो बना रहे हैं, तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत छोटा काम होता है, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा बेलना है, मोटा पतला भी बेला गया तो कुछ ऐसे बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसे सब छोटे छोटे काम करें, सखियां भी उनको काम दें, भाई कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत बिगड़ेगा तो हर दिवाली में छोटी छोटी चीजें बिगाड़िए और कुछ नया बन जाएगा। तो ऐसा कीजिए। और शॉपिंग के बारे में आप क्या बताने वाली थी? शॉपिंग के बारे में ये कहने वाली थी कि हम जब निकल पड़ते हैं सामान लेने दिवाली का, तो एक तो पूजा के सामान और इन सब चीजों की लिस्ट तो होती है, लेकिन बाहर इतना नजारा खूबसूरत रहता है, हर जगह झिलमिल सितारे वाले अपने है ना सब टंगे हुई रहती हैं, और नए नए सामान बाहर बिखरे रहते हैं। हर दुकान वाला अपनी दुकान थोड़ी आगे ही बढ़ा लेता है। हाँ। और बहुत सारे सामान उसमें रख देता है, फिर वो चाहे मिठाइयाँ हो, स्वीट्स हो, बहुत सारे चॉकलेट हो, या फिर गिफ्ट के बहुत सारे आइटम रख लेते हैं वो लोग, और फिर हमारा मन मचल जाता है। हम भी अपनी लिस्ट आगे बढ़ा लेते हैं। हम जो लिस्ट हम मन में बना के गए रहते हैं वो तुरंत मिट जाती, गुम जाती है, उनके बीच में कहीं खो जाती। वो जो इतनी सारी चमकती हुई लाइट्स लगी होती है ना, उसकी चकाचौंध में गुम जाती है। फिर हम जो हाथ आता है, जो मन करता है, सब खरीद के लेके आते हैं, और दिवाली में हाथों का बोझ बढ़ाते हैं, जेब का बोझ कम करते हैं और सब उड़ा देते हैं। और फिर जब घर आते हैं तब लगता है हाय ये क्यों लिया, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। कुछ चीजों की तो बाद में मालूम पड़ता है, जब दिवाली और त्योहार सब हो जाते हैं ना, कि ये क्यों उठाया था, ये तो थैले के थैले में ही पड़ा रह गया। हाँ। तो ये ऐसा ना हो, हम उत्तेजना में कोई चीज की खरीदारी ना करें। खरीदारी करना है करिए, लेकिन सोच समझ के चलिए, अभी भी बहुत जरूरत है। और इसलिए कि हमारा बजट भी बना रहे, हमारा जेब भी बिल्कुल ठीक रहे, और अगर पैसे बचेंगे तो हम कुछ बच्चों के लिए ले सकते हैं, परिवार के लिए ले सकते हैं, दिवाली में बच्चे लोगों को देना चाहिए। तो बच्चे, अभी हम बच्चों की तरफ से
एक ये अपील करते हैं कि सोच समझ के शॉपिंग करें, ताकि बाद में दिवाली के बाद में जब पूजा होने के बाद बच्चों को पैसे वैसे देते हैं ना, वो बचे रहे। फिर बाद में ऐसा नहीं कहें कि आपके लिए गुब्बारा लाया था तो अब आपको नहीं मिलेगा पैसा। ऐसा बिल्कुल ना करें। बच्चे लोगों को जब आप पैसे देते हो, बच्चे बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। दिल से दुआ देते हैं, तो वो दुआ लगती है पूरे साल भर। तो ऐसा जरूर करें और कोरोना का ध्यान रखें। तो शॉपिंग के लिए जी। बस निकल गए तो निकल गए नहीं, मास्क लगाएं। जैसा कि हमने कहा था, मुरुड घूमने जा रहे थे तो क्या क्या करना है, तो बाजार जब निकले, घर से बाहर निकले, तो ये सारी चीजें जरूर करें। बिल्कुल। और कहीं बहुत ही भीड़ हो तो ये मत सोचिए कि वहां क्या बिक रहा है, हम भी जा करके देखें। आप दूरी बना के रखना अभी भी उतना ही जरूरी है जितना पहले जरूरत थी। और अब बहुत जरूरी है कि हम वक्त की ओर देखें। वो कह रहे हैं कि भाई अब आप लोग भी निकलिए, सफाई बाकी है आपके घर की। तो सभी सखियों, सहेलियों और श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। नेहा शर्मा और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार। सखी सहेली।